जीवन में धूल भी है, शूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। आप दामन बचा के निकल तो पाएंगे नहीं, निकलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि उम्र का तकाजा है, तूफान से जूझो। कब तक चलोगे किनारे किनारे? जूझो, उस सवाल से जूझो, लड़ो, और उसको बिना हल किए भागो मत। समय बहुत होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा समय लगता नहीं है। जूझो, लड़ो, 140 करके आओ। ज़्यादा दिक्कत हो 150 में, तो 150 यूपीएससी में 100 के 100 करके आता हूँ। मैं देखता हूँ कहीं गलती से रह तो नहीं गया, क्या फ़र्क पड़ता है। साहस आएगा तो ही जीवन आसान होगा। बाकी आपका जो कुछ कमजोरी मजबूती हो पक्ष देख लेना। कैसे प्रयोग करें? 4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको देखो, ये वाला देखो, टेस्ट पेपर में लगाओ इसको। और मुझे बड़ी खुशी है कि सबके पर्सनल मैसेज में वायरल नहीं करता हूँ, चैनल पे नहीं डालता हूँ। लोग सोचेंगे बड़ी तुच्ची और बड़ी छोटी छोटी सोच है, सब अपनी लोकप्रियता के लिए कर रहा है, तो वो भी थोड़ा बचना रहता है। तो वो ऐसा कर नहीं पाता हूँ। जब भी ऐसा करता हूँ तो मन खराब हो जाता है, ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा लगता है कि जब लोग बताते हैं कि मेरे 15-20 मार्क्स पिछले वाले टेस्ट से बढ़ गए, और ज़्यादा ही बढ़ गए, क्या शानदार अप्रोच था, तब खुशी होती है थोड़ी सी। और कब तक सीख सकेंगे? 5 साल का इधर करवा दूंगा, 2-3 साल का आरओ का करवा दूंगा, टेस्ट लगा लोगे 10-20, मोर देन एनफ हो जाएगा। तो यूपीपीसीएस का पेपर है, आओ शुरू करते हैं। ये सारे थीम्स हैं मेरे, और इन थीम को बार बार मैं कहता हूँ भाई ये सब थीम है। पहला थीम देख लेते हैं। पहला थीम क्या है? जब दो कथन, अच्छा सुनो, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लेना 2023 और 22 वाला, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में उसमें बताया है, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो परेशान मत होना। जब दो कथन सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े हो, तो सामान्यता जनरली सही होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे 2021 में, ऐसे प्रश्नों की संख्या 1 थी या 2 थी जो गलत भी हुए थे, लेकिन उसमें एक्सट्रीम वर्ड डाल दिया था उसने पहले ऑप्शन में। अदरवाइज लगभग सब के सब सही हुए। तो एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। अगर 10 में से 8 कर पा रहे हो, 9 कर पा रहे हो, इससे आदर्श स्थिति कहाँ होगी? एक दो तो आपकी गलती से भी, ह्यूमन एरर से भी हो जाता है। तो उसके आधार पर शक मत करो, और शक्की होने से फायदा नहीं। शक्की लोग जीवन में तकलीफ में रहते। तो देखो पहला सवाल। जिन चीज़ों में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं डिटेल में, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। क्या कहता है? सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विथ रेफरेंस टू सातवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला, सातवाहन जो शासक थे वो प्राकृत जो लैंग्वेज है ना उसको पैट्रोनेज देते थे। सातवाहन किंग्स और द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। अरे भाई सकारात्मक है, सीधी सीधी बात है, क्या समस्या है इसमें आपको? पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अरे भाई, पाली और प्राकृत भाषा थी, लोगों की भाषा थी, लोग बोलते थे मस्त। साहित्य, संगीत, कला, ये सब तो राजधर्म के निर्वहन करने के अभिन्न अंग हैं। सातवाहन राजा लोग भाषा को भी प्रोटेक्शन देते थे। और जब कोई भाषा को प्रोटेक्शन देगा मतलब उसका सामाजिक पक्ष, उसका लोक पक्ष, उसका कला का जो पक्ष है वो उजला है, अच्छा है। दूसरा स्टेटमेंट भी सातवाहन से रिलेटेड है, दूसरा स्टेटमेंट भी कला और लोक पक्ष से रिलेटेड है। दोनों आपस में इंटरट्विंड हैं, करीबी से जुड़े हुए हैं, दोनों सकारात्मक हैं। और कह रहा है कि लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। जब कोई भाषा का पोषण करेगा, प्रमोशन करेगा, तो प्रोत्साहन मिलेगा ही मिलेगा। इतना क्या तनाव लेना है, दोनों सही था। एक आध बार गलत भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, 10-15%, 20% ही होता है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। इसके लिए क्या कॉमन सेंस चाहिए? रोज तो लड़ते रहते थे लोग उत्तर से दक्षिण तक, तो सैनिक राज्य नहीं था क्या? केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक, अंग्रेजी वाला नहीं शायद कर पाया, तनाव मत लो अंग्रेजी वाले मित्र। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो मतलब द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रूल वॉज डिपेंडेंट अपॉन द मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर पर उनकी सेंट्रल जो सिस्टम था वो डिपेंडेंट था। पहला कह रहा है कि सैनिक राज्य था, पहला कह रहा है कि मिलिट्री स्टेट था, और दूसरा कह रहा है कि मिलिट्री पावर पर उनका राज्य टिका हुआ था। अरे भाई, मिलिट्री स्टेट था तो मिलिट्री पावर पर टिका रहेगा। धार्मिक राज्य होगा, थियोक्रेसी होगा, तो धर्म पर टिका रहेगा। लोकतंत्र होगा तो जनता पर टिका रहेगा, लोकतंत्र पर खींच लेंगे, बहुमत ले लेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में राइट टू रिकॉल कर लेंगे। ऐसा क्या इसमें था? सही भी है, जस्टिफाई भी कर रहा है।
छोड़ के आए होंगे कुछ मित्र, या गलत भी हुआ होगा। अगला सवाल, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच, अच्छा अभी मुझे जस्ट मैसेज मिला किसी का, शायद ज्वाइन भी किया, अविनाश का, कि एसरसन और रीजनिंग वाले करवा देना। भैया एसरसन और रीजनिंग वाले ही ये सब सवाल चल रहे हैं मित्र, 2023 में भी खूब चला है, एक बार देख लो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वाइकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है? कहता है कि ये अनटचेबिलिटी और जो कास्टिज्म था उसके खिलाफ एक सत्याग्रह था। सवाल में खुद ही कह रहा है सत्याग्रह, यहां भी कह रहा है कि भाई भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, हम भी एक सत्याग्रह चला रहे हैं। तो था ना अनटचेबिलिटी और जातिवाद के विरुद्ध सत्याग्रह, समस्या क्या है इसमें? ये ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कोई क्विट इंडिया मूवमेंट था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह था। आपको भी पता है कि ऐसा कुछ तो आपने सुना नहीं है, तो होगा कुछ, और सकारात्मक स्टेटमेंट है, कोई समस्या नहीं है। जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ उस समय ढेर सारे सत्याग्रह चलते थे, हुआ होगा। आजादी का आंदोलन सिर्फ आजादी का आंदोलन थोड़े था, वो सामाजिक आजादी का भी था, वो जड़ता ग्रंथि सामाजिक स्थिरता और कट्टरपंथ के भी विरुद्ध सत्याग्रह था। रचनात्मक कार्य गांधी जी करते ही रहते थे, और कह रहा है गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। अब इसमें लोगों को डाउट हो सकता था कि भाग लिया था कि नहीं लिया था। अब मैंने कहा है कि अगर दो स्टेटमेंट बहुत बहुत सकारात्मक हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जनरली वो सही होता है। डाउट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता था कि गांधी जी ने भाग लिया है नहीं लिया, निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, गांधी जी ने सत्याग्रह को भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ, स्पेशली अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने काफी मुखर आंदोलन चलाया। हरिजन मूवमेंट उन्हीं का था। तो जब गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ इतना काम किया, तो इस बात की ज्यादा प्रतिशत संभावना है कि उन्होंने इसको समर्थन दिया होगा या भाग लिया होगा। और ऊपर से आपका लॉजिक कह रहा है कि दोनों इंटरट्विन्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्लोजली रिलेटेड हैं, सकारात्मक है, तो भी सही होता है। तो सारे आपके सिद्धांत, सारे इंडिकेटर्स इसी तरफ जा रहे हैं कि दोनों सही हैं, तो कर दो ना, दिक्कत क्या है इसमें, बजाय छोड़ने के, गलत करने के। सक्की मत बनो। कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है सेविंग पर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस पर। दूसरा कहता है इन्वेस्टमेंट एसेंशियल फैक्टर है कैपिटल फॉर्मेशन में। अब भाई जो कैपिटल है वो बचत और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मजबूती पर निर्भर करता है। मान लो ये रामू है, रामू के पास 100 रुपए हैं, उसने 90 रुपए खर्च कर लिए दवा दारू में, 10 रुपए बचा। जब ये 10 रुपए उसके पास सेविंग बचेगा तभी तो जाएगा वो शेयर खरीदेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेगा, और तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा उस कंपनी के लिए जिसका शेयर और म्यूचुअल फंड खरीदेगा, तो कंपनी आगे बढ़ेगी। या वो कोई बीमा बचत पत्र है, सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेता है, तो वो पैसा सरकार के पास 10 रुपए चला जाता है, सरकार उससे क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन करती है, सड़क नाले पुल स्कूल अस्पताल सब बनवाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये पैसा सरकार के पास सीधा तो जाएगा नहीं, इसको आप किसी बैंक में जमा करोगे सरकार के लिए, या किसी आरबीआई के स्कीम में लगाओगे, या किसी पेंशन फंड में लगाओगे, तभी तो सरकार के पास जाएगा। तो उसके लिए तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, एलआईसी है, एसबीआई है, इनको सबको मजबूत होने की जरूरत पड़ेगी। एक तो भाई आपको सेविंग करना पड़ेगा पहले 10 रुपए, और फिर इन वित्तीय संस्थानों को, एसबीआई और एलआईसी को मजबूत होना पड़ेगा, तो ही तो कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। सिर्फ बचत करने से तो होगा नहीं, और सिर्फ वित्तीय संस्थानों की मजबूती से भी नहीं होगा, बचत भी करना पड़ेगा, वित्तीय संस्थानों को मजबूत भी होना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो दिए कि प्रकाश की तरह सत्य है, जैसा कि मैं बोलता रहता हूं। दूसरा, निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, पूंजी निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा ही भाई कि जो 10 रुपए आपके पास था, अगर वो 10 रुपए आप अपने अटैची में, सूटकेस में रखे रह जाते, तो ना देश का भला होता, ना किसी का भला होता। उसको आपको बैंक में रखना पड़ता, उसको आपके एलआईसी को देना पड़ता, सरकार को देना पड़ता, तभी तो इन्वेस्टमेंट हो पाता है ना। तो निवेश, इन्वेस्टमेंट करोगे तब कैपिटल फॉर्मेशन होगा मित्र। और इसीलिए सरकार क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है कि आओ सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करो, हम आपको इंटरेस्ट रेट अब दे देंगे ज्यादा। तो इसलिए ये दोनों सही और जस्टिफाई भी कर। एक और सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सॉरी क्या कह रहा है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और नॉट इंटरडिपेंडेंट। कह रहा है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब मुझे आप बताओ, यह है पारिस्थितिकी, यहां है पानी, यहां है जमीन, मिट्टी, यहां है हवा। कहता है जो इकोसिस्टम है एक दूसरे पर
उसके कंपोनेंट डिपेंडेंट नहीं है। अरे भाई, ये मिट्टी है, इसमें आपने ज्यादा खाद डाल दिया, ज्यादा खाद डाल दोगे तो फिर क्या होगा? ये खाद जो है मिट्टी से बह करके पानी में जाएगा, पानी को भी प्रदूषित करेगा। या हवा है, हवा में जहरीली गैस खुली हुई है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नॉक्स गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकल रहे हैं। और यही हवा में जब रहेंगे, बारिश होगी तब वहीं पानी में जाएंगे, पानी को प्रदूषित करेंगे, फिर वहीं पानी मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को प्रदूषित करेगा। इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है? है ना? कैसे इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है? और दुनिया में क्या पूरी तरीके से सोलो में चीजें होती हैं क्या? नकारात्मक स्टेटमेंट मैंने कहा था गलत होता है। मैंने कहा था सकारात्मक होगा, एक दूसरे से जुड़ा होगा, इंटरट्विन्ड होगा तो सही होगा। ये आपको उसका एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, इसे रूल ही है कि भाई ये नकारात्मक स्टेटमेंट है और बकवास कर रहा है, और दूसरा वाला सकारात्मक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसमें क्या पूछना है कि मानव क्रियाओं से, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इंपैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज की इंपैक्ट तो ईश्वर तक है। इंसान ने तो ईश्वर तक को बना दिया है, ईश्वर को प्रभावित करता है, उनकी शकल बदल देता है, उनके मंदिर बदल देता है। ये तो वातावरण की बात है। तो इंसान सबको प्रभावित करता है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है इंसानों से। और पहला स्टेटमेंट बकवास है, क्योंकि नेगेटिव बात करता है और कह रहा है कि डिपेंडेंट नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज सोलो में होती है क्या? तो पहला गलत है, दूसरा सही। इसके लिए कोई एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जो अगला थीम है हमारा मित्र, वो है बहुत करीबी बहुत करीबी जब कोई डेटा होगा, तथ्य होगा, तो उनमें से कोई एक होता है। और इसको मैं आज जब एनालाइज कर रहा था, क्योंकि मैं भी एनालाइज करता रहता हूं, ऐसा ना हो कि गलती से आपका कुछ तो भी नुकसान हो जाए। और मेरे चिंता के केंद्र में या मेरे चिंतन के केंद्र में आपका हित ही सर्वोत्तम है और सर्वोच्च है। फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा यही सोचता हूं किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, मेरे मार्गदर्शन, मेरे अनुभव का किस तरीके से, मेरे दिमाग का एनालिसिस का कैसे फायदा मिल पाए, वही एकमात्र मेरी चिंता रहती है। ये दुकान नहीं चल रहा है, ये बिजनेस नहीं चल रहा है, कॉस्ट निकालने के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कुछ भी कह रहा हूँ ये बिगर पर्पज को ध्यान में रख करके चल रहा हूँ। मौसमी कीड़ा नहीं हूँ कि एक मौसम में आया और चला गया। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आपके बीच रहूंगा, काम करता रहूंगा। 19-20 है और 35 है, तो इसके बीच होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन मैंने देखा कि ये जो है आयोग लगातार चेंज कर रहा है, और 10 बार में लगभग 5 बार ही या 6 बार ही सही हो रहा है, 5-6 बार। तो फिर मुझे लगा बाकी सब 80-90% एक्यूरेसी दे रहे हैं, ये 5-6 बार ही क्यों हो रहा है? उसका कारण मैं पता नहीं कर पा रहा हूं अभी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये डेटा इतना खतरनाक है, इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये अटमोस्ट फैक्चुअल डेटा है और इसको बच्चे छोड़ते हैं। तो अगर वो 60% तक भी सही है तो भी आपका स्कोर बेनिफिट पॉजिटिव में ही रहने वाला है। तो धूमधाम से करो इसको, रोक नहीं रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उसका नतीजा जो सामने आ रहा है। देख लो भाई, ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज थे। कौन सा कानून था जिसमें कहा कि विभाग यानी कि डिपार्टमेंट या विभागीय पद्धति यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम द्वारा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद पर उसके पावर को और बल प्रदान किया? हमें तो क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है यार, हम लॉजिक सिखा रहे हैं। और डेटा और फैक्ट वाला है, यहां 61 है, यहां 58 है, यहां 92। नहीं नहीं, क्या कर दिया? अच्छा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है, सॉरी। यहां 61 है, यहां 58 है, यहां 92। 58 और 61 ज्यादा करीब है या 92 ज्यादा करीब है? 58 और 61 ज्यादा करीब, इन्हीं में से कोई एक होगा। आंसर इसका शायद 61 था, देख लेना। तो जो ज्यादा करीब है डेटा फैक्ट, लॉजिक कहता है जब बहुत करीबी डेटा फैक्ट है जो, उन्हीं में से कोई एक होगा। यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 24, यहां लिखा है 25, यहां लिखा है 30। 20 और 24 ज्यादा करीब होंगे या 25 और 30 ज्यादा करीब होंगे, या 20 और 25 ज्यादा करीब होंगे? 20 और 24 होंगे करीब, तो इन्हीं में से आंसर होगा बजाय इसके। आयोग कंफ्यूज कराता है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन को हम पार कर जाएंगे। लो अगला सवाल, कहता है कि विथ रेफरेंस टू बर्थ रेट, जन्म दर पता ही होगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। शहरीकरण जो है ये इसमें क्यों आ गया है समझ में नहीं आते, तो दूसरे टाइप के लॉजिक का पार्ट है, डेटा फैक्ट में नहीं आना चाहिए था, ये तो उसमें आना चाहिए था क्लोजली रिलेटेड वाले में, लेकिन ठीक है देख लेते हैं कैसे आ गया। अर्बनाइजेशन मदद करता है बर्थ रेट को कम करने में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सकारात्मक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता है कि शहर में जो लोग रहते हैं खर्चा वर्चा बहुत लगता है यार, बच्चे एक भी स्कूल में जाते हैं तो लाख रुपए चला जाता है, तो ज़्यादा बच्चे करते नहीं लोग, तो बर्थ रेट अपने आप कम हो जाएगा। कंट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल रहते हैं, हेल्थ केयर अवेलेबल रहता है, प्लानिंग और प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग की समझ होती है, पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज़्यादा होते हैं, अवेयरनेस होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं, अच्छी चीज़ सीखेंगे। और इनहेलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि गांव सभी बुराइयों की जड़ है। और मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत के गांव भले होंगे भारत के मंदिर, भारत के गांव होंगे भले सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता वगैरह वगैरह वगैरह, गांव में बुराइयां बहुत। और मैं बिल्कुल बहुत फर्म बिलीफ के साथ कह रहा हूं, भारत में प्रगति का एक बड़ा रोड़ा है गांव। पंचायती राज जिस उद्देश्य के लिए लाया गया वो उद्देश्य सार्थक नहीं हो पा रहा है जड़ता की वजह से, उस पर कभी बात करेंगे आराम से। लेकिन गाँव को बहुत ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, तब संभवतः शायद हम ठीक से रिजल्ट पाएंगे। और शहर जो है उनको थोड़ा नियोजित, थोड़ा सा प्लान होना पड़ेगा, अदरवाइज तो माचिस की डिब्बी की तरह शहर बनेंगे तो उस शहर का भी कोई भला नहीं, कोई फायदा नहीं। तो अर्बनाइजेशन से फायदा हो रहा है। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। हाई लिटरेसी रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है लो बर्थ रेट से। शिक्षा जो है कम जन्म दर से संबंधित है, इसका अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होता तो भी पता होता, सकारात्मक है तो भी दिक्कत नहीं, दोनों सही है, मजेदार धूमधाम से इसको सही मार लो। ये लो आ गया, डेटा फैक्ट क्लोज है। तो संविधान संशोधन कह रहा है कौन सा है जिसमें मतदान की आयु को 21 से घटा के 18 कर दिया गया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। यहाँ है 66, यहाँ है 61 62, यहाँ 63। बताओ 61 62 ज्यादा करीब है या 66 और 63 के करीब है? 61 और 62 करीब है, इसी में से कोई एक होगा, देख लो यार 61 है शायद, देख लेना कैसे सॉल्व होता है। आप लोगों में से जो कॉमन सेंस वाला व्यक्ति होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बहुत दिमाग है, कुछ लोगों के पास अतिरिक्त दिमाग होता है, तो अतिरिक्त दिमाग वाले एग्जाम में हमेशा गलती करते हैं और बाद में कहते हैं ज्यादा नहीं सोचा होता तो दिक्कत नहीं होती, तो ज्यादा सोचने से भी दिक्कत होती है। यह है हिंदी पट्टी राजस्थान, यह है हिंदी पट्टी मध्य प्रदेश। अब मुझे बताओ गढ़ वगैरह हिंदी बेल्ट में होता है या बाहर की हिंदी बेल्ट में होता है? शिखर वगैरह हिंदी बेल्ट में होता है या साउथ और नॉर्थ ईस्ट में हिंदी बेल्ट में होता है? अब बचा नागालैंड और बचा तमिलनाडु, अब बचा डोडा बेटा और बचा सारामती। तो इसमें एक चीज तो समझ लो कि तमिलनाडु और नागालैंड का आंसर डोडा बेटा और सारामती होगा, यानी कि ए और सी का आंसर 2 और 4 में से कोई होगा। तो ए का 2 और 4 हो सकता है, 2 नहीं है खत्म करो, 4 है तो यहां पे ये हो सकता है, और सी का 2 या 4 हो सकता है। सी का ये देखो 2 यहां पर है, 4 है नहीं, तो ये भी गायब हो गया। अब बचा है हमारे पास सिर्फ डी। अब वेरीफाई कर लेते हैं हिंदी वाला मैच हो रहा है क्या। राजस्थान बी का या तो धूपगढ़ होगा 1, या तो गुरशिखर होगा 3। तो बी का या तो 1 होगा या तो 3 होगा। बी का 1 कहीं है नहीं, 3 ये है, तो एक बार फिर से वेरीफाई हो गया। अब चलो मध्य प्रदेश का भी वेरीफाई कर लेते हैं। डी का या तो 3 होगा या तो 1 होगा, डी का 3 है नहीं तो 1 है, लो फिर से वेरीफाई, ट्रिपल वेरिफिकेशन हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको रटने की जरूरत ही नहीं थी, नॉमेनक्लेचर से बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। और सच बताऊं आपको आश्चर्य होगा, अगर आपने 10-20 टेस्ट सॉल्व कर लिए ठीक से ना, पीवाईक्यू कर लिए, तो एग्जाम में आपको आश्चर्य होगा, अरे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और फिर आप महसूस करना। लेकिन आपको तलवार में चलाना सिखाता हूं, ठीक से उसको आजमाओगे ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर मुझे आप बोलोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। और थोड़ा सा कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस जितना ही दिमाग लगाना है। फिर से एक बार इसको बोलता हूं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार और सॉल्व करवा चुका हूं मैं, और एक बार फिर से इसको ठीक से बताऊंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा।
देखो, ये है तमिलनाडु और ये है नागालैंड। इनकी भाषा बिल्कुल अलग है। ये है राजस्थान, इनकी भाषा और मध्य प्रदेश की भाषा बिल्कुल अलग है। ये सिखाने के लिए बता रहा हूं, जिनको पहले से धूपगढ़ और गुरु शिखर चोटी पता है वो गुस्सा मत करें। क्यों? क्योंकि कईयों को नहीं पता है। आप भी किसी समय इसी स्थिति में थे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदी पट्टी हैं, तो इनके नाम भी हिंदी पट्टी वाले होंगे, इनकी चोटियों के। ऐसा थोड़े है कि मध्य प्रदेश का नाम रखने के लिए तमिलनाडु से लोग आए होंगे। तो धूपगढ़ और गुरु शिखर में से कोई एक होगा। तो राजस्थान का धूपगढ़ भी हो सकता है, राजस्थान का गुरु शिखर भी हो सकता है। यानी कि बी का एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो बी में एक कहां है? नहीं है, तो तीन है। आंसर वैसे ही आ गया। फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लो। डी का, मध्य प्रदेश का, यानी डी का पहला या डी का तीसरा। डी का पहला ही है, यहां पे वेरीफाई हो गया। ऐसे तमिलनाडु और नागालैंड का भी कर लेना, आंसर मिल जाएगा। नथिंग टू वरी। नॉमेनक्लेचर का एक और शानदार उदाहरण देख लो। मुझे पता नहीं सवाल क्या है, बस खाली नाम नाम देख रहा हूं। तेल और प्राकृतिक, कॉमन सेंस भी थोड़ा लगेगा, इसलिए कॉमन सेंस प्लस नॉमेनक्लेचर बोला है। ऑयल और नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज, राष्ट्रीय खनिज, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम। एक सवाल बताओ मित्र, यहां पे लिखा है खनिज अन्वेषण और यहां पे लिखा है खनिज विकास। मिनरल एक्सप्लोरेशन और मिनरल डेवलपमेंट। मुझे बिल्कुल, मैंने इसका आंसर नहीं देखा है, आप लोग वेरीफाई कर लेना, गलत होगा तो मुझे बताना। कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, यहां भी मिनरल है, यहां भी मिनरल है। कोई भी व्यक्ति बता दे भारत में मिनरल खनिज सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? सबको पता है, छोटा नागपुर पठार के एरियाज में पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर पठार मतलब पूरा छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, नागपुर का इलाका, दंडकारण्य का इलाका। तो मित्र, अगर कॉमन सेंस लगाना हो, मुझे एलिमिनेट करना हो, तो मैं जहां जहां खनिज है ना, उसको मैं एक तो नागपुर के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं उड़ीसा में भी कुछ कुछ है, उड़ीसा की तरफ भी जा सकता हूं। हैदराबाद एक ऑप्शन लगता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उतना खनिज नहीं जितना इनमें है, तो मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा। और अगर खनिज अन्वेषण की बात करें, एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो ज्यादा एक्सप्लोरेशन छोटा नागपुर पठार की तरफ होता है, तो इसकी तरफ मैं ये आंसर मार्क करूंगा। और मैंने ऑप्शन शायद इसमें नहीं डाला है, संभवतः इसको करते ही आपको आंसर मिल जाता, आप इमीडिएटली आप आंसर पे अराइव कर सकते थे, या 50-50 हो जाता। तो कम से कम नॉमेनक्लेचर के आधार पे खनिज के नाम पर आप 50-50 तो मिनिमम कर पाओगे, और हो सकता है आंसर तक भी पहुंच जाओ। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक और दिखाया हुआ है, माउंट रेनर है, माउंट एटना है, पेरकुटीन है, एपो है। थोड़ा सा हास्यास्पद है और मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव है, पर मैंने ऐसे कई जगहों पर देखा है। जैसे पालनी पालियान करके था, जैसे कि खंडूरी नाम था तो उत्तराखंड था, कि भाई खंडूरी नाम का व्यक्ति है तो उत्तराखंड में होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि चिन की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में होने की ज्यादा संभावना थी। ऐसे ही यहाँ पे एटना है, एटना का एट है, मैंने देखा और मैं सीधे स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ गया। एटना एट है, इटली होने की संभावना ज्यादा है। आप ये कर पाते तो आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है लेवेश, यहां पे है, और देखो अंग्रेजी में लिखा है लेवेश, हिंदी वाली जनता, उत्तर प्रदेश वाली जनता लेवेश पढ़ेगी, लेवेश है। यहां पे है ब्रिक फील्डर, विशुद्ध अंग्रेजी नाम। यहां पे है ब्लैक रोलर, विशुद्ध अंग्रेजी नाम। यहां पे है शामल, थोड़ा सा डिफरेंट। नॉमेनक्लेचर कैसे काम करेगा? ऐसे काम करेगा भाई कि ब्रिटेन में बोली जाती है अंग्रेजी, और ब्रिटेन के जो लोग थे, जो बदमाश लोग थे, उन्होंने खूब ट्रेवल किया, उत्तरी अमेरिका गए, यूनाइटेड स्टेट गए, वहां के रेड इंडियन को खूब मारा कूटा और कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के एवोर्जिन्स को, बे सवाल भी आ चुका है कि यूनाइटेड स्टेट में कौन सी आदिवासी प्रजाति जाति है, तो वो है रेड इंडियन। बोस्टन टी पार्टी आपको पता ही है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे कौन है, तो एबोर्जिन्स है। और एबोर्जिन्स को रिजर्वेशन का देने का मुद्दा जो था, वहां के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम उनका, नाम भूल रहा हूं, उन्होंने दिया था, लेकिन वो बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया की
संसद ने कुछ तो भी टांग अड़ा दिया है उस पर। तो अंग्रेजी नाम कहां होगा? जहां जहां अंग्रेज गए होंगे और जहां जहां उन्होंने बसा दिया। आज ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन अंग्रेज है। ब्रिटेन की पॉपुलेशन अंग्रेज है, यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन अंग्रेज है, लेकिन स्पेन है, आज भी उनकी भाषा स्पेनिश। ऑस्ट्रेलिया की भाषा आपको अंग्रेजी ही होगी, इतना तो पता है। जब ऑस्ट्रेलिया की भाषा अंग्रेजी होगी और स्पेन की भाषा स्पेनिश होगी, और स्पेन के लोग अपनी भाषा में बात करते हुए खुश होते हैं, रूस के लोग अपनी भाषा में बात करते हुए खुश होते हैं, जर्मनी के लोग जर्मन में बात करने में खुश होते हैं, अंग्रेजी क्यों बोलेंगे? तो अंग्रेजी बोलेंगे नहीं तो अपनी जगहों के नाम अंग्रेजी में क्यों रखेंगे? तो ब्लैक रोलर स्पेन का होगा, इसकी संभावना कितनी कम है। ब्रिक फील्डर स्पेन का होगा, इसकी संभावना कितनी कम है। और लेविश थोड़ा सा शाह थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड से बिल्कुल हट करके है, उसकी स्पेन की होने की संभावना बहुत ज्यादा है। शामल की भी हो सकती है, ध्यान रखो, लेकिन लेविश से ज्यादा नहीं। इसलिए तो इसको भी कर सकते हो या तो इसको भी, कम से कम 50-50 या अधिकतम आंसर तक आ जाओगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैं बताता हूं कॉमन सेंस, उसके लिए भी कॉमन सेंस होना जरूरी है। और कुछ लोग हमेशा विपक्ष की राजनीति करते हैं, वो सरकार में आ जाते हैं तो भी देखो जी अरविंद केजरीवाल जैसा काम करते हैं। ठीक है, माफ करना, विरोध नहीं कर रहा किसी का, जस्ट ऐसे बता रहा हूं। तो कैसे है कि ना मैं एलजी हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, ना आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारे आपके बीच कोई लड़ाई है नहीं। बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं अप्रोच सिखाने की, सबको फायदा हो रहा है। 90% जनता, 95% जनता मस्त खुश है। रोज 10-20 मैसेज मुझे मिलते हैं तारीफों के, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम कर लेता हूं, इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं। आपको अगर नहीं मजा आ रहा है तो हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो, मेरे ही पुरुषार्थ में कोई कमी हो, मेरा ही कॉमन सेंस खराब हो, माफ कर देना। अगले जन्म में फिर कभी मिलेंगे तो कोशिश करेंगे अच्छा करने की, या तुम कर लेना, मुझे सिखा देना। नेक्स्ट, इस पर एक सवाल हो चुका था ऑलरेडी और एक सवाल फिर से है। अशोक मेहता और बी आर मेहता, वो दूसरे किस्म का समझौता सवाल था या यही था, मुझे याद नहीं है, पर रिपीटेड है। मैंने फिर से कहा था 50s-60s के समय लोग, बी आर मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता में मैंने पढ़ा नहीं है, गूगल करके ये मत गाली मत देना मुझे, मेहता सरनेम उनका मुझे लगता है कि वो मेहता सरनेम होगा, राय उनकी उपाधि हो सकती है, अंग्रेजों के जमाने के आदमी थे। और वैसे भी बी आर चोपड़ा, बी आर मेहता, ये सब नाम पुराने जमाने के, पुरानी जनरेशन के नाम है। भले 10-15 साल का ही गैप रहा अशोक मेहता और बी आर मेहता में, लेकिन जनरली बी आर मेहता पहले के रहे होंगे। तो अगर बी आर मेहता और अशोक मेहता में कंफ्यूज करवा रहा है तो मैं बी आर को पहले रखूंगा, उसके बाद अशोक को रखूंगा, यानी कि मैं थर्ड पहले और फर्स्ट बाद में। तो कौन कौन से ऑप्शन में थर्ड पहले और फर्स्ट बाद में है? इसमें नहीं है, थर्ड बाद में है। थर्ड यहां बाद में है, यहां थर्ड पहले है, यहां थर्ड पहले। आ गए ना 50-50 पे? आधा काम तो आसान कर दिया ना भाई, बाकी आपको थोड़ा नॉलेज होता तो कर लेते, कई बार आंसर भी मिल जाता। लो फिर से नॉमेनक्लेचर आ गया। सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, नंदा देवी है, नौकरेक है। पाल हिंदी वर्ड लग रहा है, या हिंदी नहीं लग रहा है तो भी उसी बेल्ट का कहीं ना कहीं लग रहा है। उड़ीसा को तुम उड़िया मत समझ लेना, क्यों? उड़ीसा है तो उड़िया, लेकिन हिंदी से बहुत प्रभावित है। क्यों? बिहार और बंगाल के लोग वहीं रहते हैं, बंगाल और बिहार में वो लोग रहते हैं, बहुत मिक्सचर संस्कृति। और भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, उसमें ऐसे मत मानो कि तुम अपने लखनऊ से निकले तो कानपुर वाले कनपुरिया में नाम रख देंगे, ऐसे नहीं होता है। बड़ा मन रखोगे, बड़ा दिल रखोगे, छोटा नहीं सोचोगे तो आंसर ज्यादा आएगा। नौकरेक एक नाम मुझे खटक रहा है, नौकरेक तो हिंदी नाम लगता नहीं, मुझे नहीं लगता है, तुमको लग रहा होगा तो लग रहा होगा। अगर नौकरेक हिंदी नाम नहीं है तो मैं कट करूंगा, नौकरेक को कर दूंगा 2, डी का हो जाएगा 2, और ले लिया आयोग ने मजे। तो 3 ऑप्शन में 2-2 दे के रखा है। आपको सिर्फ मैं 75% तक पहुंचा पाया, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि भाई नंदा देवी को उत्तराखंड लग रहा है, सी का पहला, तो सी का पहला, तो आप 50-50 तक पहुंच जाओगे। उसके आगे पता होगा तो आप जान, जरूरी थोड़े मैं 100% तक आपको करवा ही पाऊंगा। नॉमेनक्लेचर का एक पेटेंट उदाहरण, इको मार्क में क्या है? इको। और ये मत कहना कितना सस्ता सवाल लेके आया। अरे मित्र, जब पहली बार कोई पहला टर्म देता है ना तो उसके लिए ये भी जान पे भारी आती। एक मार्क इको मार्क में कंफ्यूज रहता, नहीं कंफ्यूज रहता तो वो हजार पन्नों के नोट्स नहीं रटता रहता इसी के नाम का। कौन सी काली पीली लाल भूरी हरी क्रांति कहाँ हुई, किसके लिए हुई, रंग से अगर पहचान पाता तो रटता नहीं।
इको मार्क में मित्र, इको है, इको मतलब इकोलॉजी, पर्यावरण, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट। आंसर फ्लाई एश, शानदार और पेट एग्जाम्पल ऑफ द नॉमेनक्लेचर कॉमन सेंस। फ्लाई ऐश, ऐश क्या होता है? राख होती है। ऐश का मतलब राखी होता है ना यार। एस्ट्रे, जो लोग सुट्टा पीते होंगे वो एस्ट्रे रखते होंगे घर पे, चोरी चोरी पीते होंगे। तो मैं नहीं पीता हूँ, मैं तमाम प्रकार के, हर प्रकार के नशे से मुक्त हूँ, वो बड़ी खुशी है मुझे। तो राख है, ऐश है, ये उड़ेगी भी क्योंकि फ्लाई कह रहा है, ये ऐश उड़ती है। तेल शोधन, जब तेल रिफाइन करते हैं, आज तक मैंने नहीं सुना वहां से राख उड़ती। रिफाइनरीज के बगल से गुजरे होगे, धुआं निकलता है, राख तो नहीं उड़ती। उर्वरक, खाद वाले, उससे मैंने नहीं सुना राख उड़ती। खनन, मैंने सुना है कि भाई धूल उड़ती है, धूल होती है, कोयला, और वो भी पता लगता है कि जो तांबा है, पीतल है, या जो भी है बाकी मिनरल है, लोहा है, वहां से राख तो बिल्कुल नहीं उड़ती। लेकिन ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल, भारत में थर्मल जो पावर है उसमें कोयला जम की यूज होता है। तो अगर आप सोचोगे कोयला जम की यूज होता है और ताप है, थर्मल है, जलाया जाता है तो राख पैदा होगी, तो राख पैदा होगी तो उड़ेगी तो फ्लाई होगा, फ्लाई एस होगा तो ताप हो खत्म होगा। लास्ट क्वेश्चन शायद है इसका, हाँ लास्ट क्वेश्चन ऐसे मतलब इस वाले तरीके का, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, पॉपुलेशन यहां है, पॉपुलेशन यहां है, मार्क कर दो, यहां जनसंख्या, यहां जनसंख्या, हो गया आंसर।